कभी कभी किसी परिवार में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो समझाई नहीं जा सकती। एक छत, एक घर और एक ही खून के रिश्ते, फिर भी लगातार झगड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है, और जब इस तरीके के पैटर्न हमारे जीवन में बार बार दोहराते हैं तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। किसी परिवार में पीढ़ियों से आर्थिक संकट, किसी परिवार में रिश्तों का बार बार टूटना, किसी परिवार में भाइयों का एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना या दूर हो जाना, या एक दूसरे के जान के दुश्मन हो जाना। किसी किसी परिवार में भावनात्मक दूरी बन जाना बिना किसी वजह से। ऐसा क्यों होता है? इसी रहस्य को समझेंगे हम आज इस यात्रा में। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम कोई ऐसा दोष नहीं देंगे आपको कि आपके जीवन की हर समस्या आपके पूर्व जन्म यानी कि लास्ट बर्थ में छुपी है। ना ही इस वीडियो के माध्यम से आपको डराया जाएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंत तक हो सकता है क्या, मुझे यकीन है कि आपको अपने परिवार की कोई ना कोई कहानी याद आ जाएगी, या हो सकता है आपको अपनी। कल्पना कीजिए, रात 2 बजे है और आपका घर परिवार पूर्णतया सो रहा है और आप जाग रहे हैं। किसी घर की किसी खिड़की पर बैठे हैं, या घर के लॉन या पोर्च में टहल रहे हैं, या छत पर टहल रहे हैं। जगह कोई भी हो, जाग आप ही रहे हैं। या हो सकता है आपके घर का कोई सदस्य जाग रहा हो और आपने उसे नोटिस कर लिया हो, और उसके मन में एक ही सवाल चल रहा है, क्या कि ऐसा सिर्फ हमारे ही परिवार के साथ क्यों हो रहा है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कैसा? आपने यानी कि जो व्यक्ति जाग रहा है वो व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत कर चुका है या कर रहा है। उसके पिता ने मेहनत की, उसके दादा ने मेहनत की, फिर भी जीवन में आर्थिक संकट क्यों? फिर भी जीवन में सक्सेस नहीं है। वहीं दूसरी ओर दूसरा परिवार, वो कोई भी हो सकता है, उसके जीवन में सुख है, शांति है, संयोग है, लेकिन आपके घर में छोटी छोटी बात में तूफान उठ जाता है। क्यों? यही तो वो रहस्य है जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। ये कोई छोटा पैटर्न नहीं है, ये वो पैटर्न है जहां से आज की कहानी शुरू होती है, जो आपके साथ दिन प्रतिदिन, महीना दर महीना, साल दर साल घटता आ रहा है। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक विचारधारा से बोला जाए तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है कार्मिक संबंध, कार्मिक रिलेशन। लेकिन क्या वास्तविक जीवन में कार्मिक रिलेशन का जब भी नाम आता है उसका मतलब सिर्फ दंड होता है? नहीं, दंड नहीं होता है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं। अधूरा वचन, अधूरी जिम्मेदारियां, अधूरा समझ, अधूरा बदला, अधूरी कहानी। ये जो कार्मिक संबंध होता है, ये जो कार्मिक ऋण होता है, ये उसी अधूरेपन को पूर्ण करने का एक इशारा होता है, और इसे पूर्ण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप इस जर्नी को पूरा नहीं करेंगे तब आप कोई नया अध्याय नहीं लिख पाएंगे। वो नया अध्याय क्या है? वो नया अध्याय है आपका धन कमाना। वो नया अध्याय हो सकता है आपके जीवन में मान सम्मान हो। वो नया अध्याय हो सकता है आप अपने जीवन में एक सक्सेस को ढूंढ रहे हैं, एक किक को ढूंढ रहे हैं, और वो किक आपको नहीं मिल रही है। जब तक आपके जीवन में पैटर्न से रिलेटेड चीजें सॉल्व नहीं होंगी, आप कोई नया अध्याय नहीं लिख पाएंगे। फिर चाहे आप कितने ही काबिल हों, फिर चाहे आपके प्लैनेट कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ये चीजें आपके जीवन में होती रहेगी। आप देखिए कि आपके परिवार में, आपके पिता, आपके दादा के जीवन में ऐसी वो कौन सी चीजें हुई थी
जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चैनलाइज होती आई है। वो कोई डर हो सकता है, वो कोई आर्थिक संकट हो सकता है, वो कोई परिवार में रिश्तों का बार बार टूटना हो सकता है, टूटने की एक ही जैसी वजह हो सकती है, परिवार में एक जैसी बीमारियों के माध्यम से लोगों का मृत्यु प्राप्त करना हो सकता है। परिवार में सब कुछ होते हुए भी घर के सभी व्यक्ति धन अर्जित करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी घर में सौभाग्य नहीं आ रहा है, घर में वो धन संचित नहीं हो पा रहा है। सोचिए और विचार कीजिए कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये समस्या बढ़ती जाएगी, और जैसे आपके दादा पिताजी और आप तक ये समस्या पहुंची है, कल को ये 3 और 4 5 पीढ़ी और आगे बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम से भागने का तरीका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रॉब्लम से भागकर उससे निजात पाया जा सकता है? उत्तर मिलेगा नहीं। तो इसका इलाज क्या है? इलाज बस सीधा सा है। जब भी कार्मिक ऋण या कार्मिक संबंध का बात आती है या लोग करते हैं, तो वही राहु केतु मंगल की तरीके से हमें डराया जाता है। ध्यान रखिए कि कार्मिक संबंध आपके लिए कोई दंड नहीं है, वो एक अधूरापन है। वो अधूरापन किसी भी क्राइटेरिया में हो सकता है। अधूरी समझ। सोचिए, आपने किसी रिश्ते को आज बहुत ज्यादा एफर्ट दिए, बहुत ज्यादा समय दिया, बहुत कुछ दिया, लेकिन आपका जो सामने वाला रिश्ता है वो आपको समझने को तैयार नहीं है, और ये समझाते समझाते आपने पूरा जीवन खर्च कर दिया और आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आप सोचिए कि ये जो अधूरी समझ स्थापित हुई है आप दोनों के बीच में, क्या लगता है ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया? नहीं, ये चैप्टर पुनः वहीं से शुरू होगा जहां पर आपकी मृत्यु हुई है। ठीक इसी प्रकार से कोई अधूरा प्रेम, ठीक इसी प्रकार से कोई अधूरा ऋण, कोई अधूरी जिम्मेदारी। आप देखिए कि आपके घर में अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती कोई जिम्मेदारी ले ली और अपने आप को जिम्मेदार व्यक्ति घोषित कर दिया। नहीं, शास्त्रों में इसकी एक जीती जागती परिभाषा है। उस परिभाषा के अनुरूप अगर आपकी एक कोई जिम्मेदारी बनती है और आप वो जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम का सबब है। लेकिन अगर आपको जिम्मेदारी का निर्वहन करने से कोई शक्ति, कोई व्यक्ति रोक रहा है, तब आप इसके दोषी नहीं है, क्योंकि आपके मन में तो खोट नहीं है ना उस जिम्मेदारी को लेके। और जब आपके मन में वो खोट नहीं है, तो ये दंड, ये चीजें आपके जीवन में नहीं आएंगी। ध्यान रखिए कि हर वो अधूरा अध्याय आपके जीवन में पुनः शुरू होगा, पुनः आरंभ होगा, जो आपके या आपके सामने वाले रिश्ते के माध्यम से तोड़ा गया है, छूट गया है। इसीलिए कार्मिक संबंध से भागने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या मैं ये समझूं कि हमारे जीवन में ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पैटर्न आ रहा है, अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। आर्थिक संकट हो सकता है, रिश्तों का टूटना हो सकता है, नासमझी हो सकता है, कलह हो सकती है, या फिर जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाने का दोष हो सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई इंसान बहुत मेहनत करता है, लोक हित में कार्य करता है, लेकिन उसको यश प्राप्त नहीं होता है। उसके पिता ने भी वही काम किया, दादा ने भी किया, और आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन यश नहीं आ रहा है। ये भी एक दोष है। अब सवाल एक और निकल के आता है, जब भी इंसान के जीवन में इस तरीके के पैटर्न आते हैं, तो क्या हर वो चीज कार्मिक ऋण या कार्मिक संबंध है? जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 70 to 80% हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर वो जरूरी नहीं है, तो मैं कैसे कह रहा हूं कि वो कार्मिक ऋण से ही जाएगा? कभी कभी हम कुछ गलतियां कर देते हैं अपने डिसीजन के माध्यम से, और आपका एक डिसीजन आपकी अगली 7 पीढ़ी, अगली 3 पीढ़ी या अगली 1 पीढ़ी डिसीजन पर वेरी करेगा कि आपने कितनी पीढ़ियों को निगल लिया है। कैसे? आप सोचिए कि आपके दादा और आपके दादा के भाई, जो भी हो, 2 भाई 3 भाई, उनके बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ। अब आप ये सोचिए कि वो झगड़ा प्रॉपर्टी को लेकर हुआ और दोनों परिवारों में, दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो गई। वो बोलचाल बंद होते होते 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया। ये बोलचाल, ये दूरी
दूसरी पीढ़ी को चैनलाइज हो गई। अब आप एक बात सोचिए कि एक समय के बाद में आपके ही परिवार वालों को नहीं पता होगा कि आपकी और उनकी बोलचाल क्यों बंद है। वो वजह क्या है? एक सर्टेन टाइम के बाद वो वजह भी बहुत मिनिमम हो जाएगी, बहुत चूरम हो जाएगी, बहुत नॉमिनल हो जाएगी। लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने ये कोशिश की कि आपके या उधर की साइड से ये रिलेशन सही हो पाए? जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक बीज बो दिया है दुश्मनी का, और उस दुश्मनी के बीज की वजह से आपके जीवन में एक अलगाव पैदा हो गया है, और ये अलगाव आपके एक डिसीजन के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चैनलाइज हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर आप यहाँ पर सही थे तो भी क्या ये जरूरी था? और अगर आप गलत है तब तो आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है अपने परिवार के अहित के लिए। इसलिए इसके बारे में सोचना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। सोचिए कि आपका परिवार एक नदी है, और उस नदी में आपके दादा परदादा और उससे पहले के लोगों के अनुभव, उनके संस्कार बह रहे हैं, और आपका भी जन्म उसी नदी में हुआ है। ये जितने भी लोग हैं ये सब धाराएं हैं। सवाल ये उठता है कि जो भी अनुभव थे, जो भी संस्कार थे, वो सब उसी नदी में मिले हुए हैं। तो क्या जरूरी है जो संस्कार उनके थे, जो अनुभव उनके थे, वही सेम अनुभव आपके हों? आप एक नया चैप्टर लिख सकते हैं, आप उस नदी का अंत नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक नया अध्याय तो लिख सकते हैं। लेकिन आपने क्या स्वीकार किया? आज के समय में 90 से 95% फैमिलियां ऐसी हैं, हो सकता है ये रेशियो थोड़ा और ज्यादा हो, बट ये कैलकुलेशन में उस बिहाफ पर बता रहा हूं जिस बिहाफ पर मैंने अभी तक लोगों को जाना है और कुंडलियां देखी हैं। उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूं, ये मेरा अनुभव रहा है कि लोग अपने परिवार की जो बातें होती हैं, अपने परिवार के जो तौर तरीके होते हैं, उसी को ही कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, और अगली पीढ़ी कहीं ना कहीं करती है। यही तो दुखों का कारण है। आप सोचिए कि मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा आज के समय में जीवन शैली चेंज हो चुकी है, हर एक चीज में परिवर्तन आ गया है। फिर हम संस्कारों का ये जखीरा जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी के नाम पे मिल रहा है, वो हम क्यों ढोएं? अब सवाल एक और निकल के आता है कि हमारी पीढ़ी अगर हमें कोई चीज सिखा रही है तो क्या हम नहीं सीखें? नहीं सीखना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उसकी वजह से क्या उनकी पीढ़ी और क्या हमारी पीढ़ी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसका एक और खूबसूरत एग्जांपल है। आप देखिए कि आपके पिता का जो बिहेवियर था आपके प्रति, विशेषकर ये जो मिलेनियल जनरेशन है और ये जेनजी जनरेशन है, उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आप देखिए कि ये जो मिलेनियल्स पैदा हुए थे, जिस समय इनका जन्म हुआ था, तो उनके पिताजी जैसा व्यवहार, जिस तरीके की अपब्रिंगिंग उन्होंने अपने बच्चों को दी, उस वजह से काफी हीन भावनाएं कह लीजिए, काफी आप कह लीजिए कि ग्रोथ ना हो पाना कह लीजिए, या सबके अपने अपने एक्सपीरियंस एंड एजम्पशंस थे। उसका नतीजा क्या हुआ? आज के समय में जितने भी जेनजीज हैं उनको ओवर पेम्परिंग मिली, ओवर जजमेंट मिला, हर एक चीज में ओवर अफेक्शन मिल गया। क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जेनजीज को, और वही मिलेनियल्स के पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है, अपने पिछली पीढ़ी का भी और ये जो देख रहे हैं उनका भी, और जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो भी। आप सोचिए कि ये जो बदलता हुआ युग आया है, ये जो चीजें बदली हैं, इस परिवर्तन के साथ जब आप बड़े हुए, जो आपने एक्सपीरियंस देखा, क्या ये एक्सपीरियंस आपने अपने आप तय किया या आपसे तय करवाया गया है? आपने आज जो डिसीजन लिया है, क्या वो वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए लिया है, या कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होके, या कहीं ना कहीं प्रभावित होके लिया है? प्रभावित अपने बचपन से, प्रभावित अपने अनुभव से, प्रभावित अपने माँ बाप से, अपनी सराउंडिंग से, प्रभावित उस प्यार से जो आप चाहते थे और आपको नहीं मिला। जवाब 99% हाँ में मिलेगा। अब सवाल यह निकल के आता है कि उससे इन्फ्लुएंस होके जो आज आप कर गए अपने जनरेशन के साथ में, वो सही है?
और इसके बाद जो जनरेशन आएगी वो सही होगी? सवाल सीधा है और गहरा है। अगर आप विचार करेंगे तो आत्मा को झकझोर देने वाला जवाब मिलेगा। लेकिन बात फिर भी वही है, जो भी जनरेशन नई आती है उसका हक है, उसका राइट है कि वो नया अध्याय, एक अध्याय जोड़े। ऐसा नहीं है कि वही वो रिपीट पैटर्न पे काम करे, क्योंकि अभी आपके जीवन में, अभी आपके कुल की किताब पूरी नहीं हुई है। और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक आपका जीवन, आपकी पीढ़ी, आपका कुल मुकम्मल नहीं होगा। अब इसमें बहुत सारे वरदान हैं आपके कुल में और बहुत सारे श्राप छुपे हुए हैं। आपका कर्तव्य बनता है इन श्रापों को मिनिमाइज करें और वरदानों को यूटिलाइज करें। ये बोझ इतना बढ़ गया है हमारे जीवन में कि श्राप ज्यादा हो गए हैं और जो वरदान मिले हैं, जो हमारे कुलदेवी देवता हैं, वो आज हेल्पलेस हो रहे हैं। उनको आपने रुष्ट कर रखा है। वो चाहते हैं कि उनके कुल का नाम रोशन हो, वो चाहते हैं कि उनके कुल के जो बच्चे हों वो समाज में तरक्की करें, नाम करें। लेकिन आपने इतना कमजोर कर लिया है खुद को, खुद की आत्मा को, अपनी कुल देवी देवताओं को रुष्ट करके, कि आपके जीवन में जो भाग्य, जो सौभाग्य और जो शांति आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है। इसे एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं कि बहुत समय पहले एक ज्योतिषी हुआ करते थे, एक बाबा हुआ करते थे। एक व्यक्ति आता है और उनसे पूछता है कि बाबा, मेरे जीवन में ही इतनी सारी परेशानियां क्यों? वहीं मैं देखता हूं कि दूसरे व्यक्तियों के जीवन में इतनी परेशानियां नहीं है, वो खुश हैं। मेरे जीवन में आर्थिक संकट क्यों? मैं तो मेहनत भी करता हूँ, मेरे पिताजी ने भी मेहनत करी, मेरे दादा ने भी मेहनत करी और ईमानदार भी रहा, फिर भी हमारे जीवन में इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है? क्यों है हमारे जीवन में आर्थिक संकट? वो ज्योतिषी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सारा खेल एक रहस्य है। वो बताते हैं कि जीवन तुम्हारा सही है मगर पैटर्न पुराने हैं। जवाब एक रहस्य था। ये रहस्य तोड़ते हुए उन्होंने बोला कि क्या तुमने कभी ये नोटिस किया है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे दादा के साथ क्या हुआ था? क्या तुमने ये नोटिस किया है कि तुम्हारे पिता के साथ और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? जब उसने ये सोचा तो उसका दिमाग हिल गया। उसको यह एहसास हुआ कि कुछ ऐसी भी चीजें थी, कुछ ऐसे डर थे जो 3-4 पीढ़ियों से चलते आ रहे थे, कुछ ऐसे पैटर्न थे जो 3-4 पीढ़ियों से चलते आ रहे थे, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो 3-4 पीढ़ियों से प्रभावित हो रही थी। और फिर क्या? फिर उसने इस पर काम किया। काम कैसे? जब हमें हमारी समस्या पता चल जाती है तो हमें उससे भागना नहीं है, हमें उसे समझना है कि ये कब और कैसे शुरू हुआ। और इसके लिए जरूरी है अपने पिता, अपने दादा, अपने परिवार के साथ संबंध स्थापित करना। कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी, कभी कभी एक छोटा सा गलत डिसीजन हमारे जीवन के सारे पिन्नों को खा जाता है, हमारे जीवन के अधिक से अधिक चीजों को प्रभावित करता है, आपके घर में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक बंधन में बंधे होते हैं। ध्यान रखिए कि परिवार कोई बंधन नहीं होता है, परिवार एक ताकत है। और जब परिवार बंधन में बंध जाता है तब ये बेड़ियां बन जाती है, और जब ये बेड़ी बनती है तब हमारे जीवन में आता है तूफान, कश्मकश। क्यों? क्योंकि तब हम डरते हैं। किससे? अपने घर वालों से, कि हमारे बारे में मेरे घर वाले जान ना जाएं, क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम उन्हें बताना नहीं चाहते। हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हम उनसे साझा, शेयर नहीं करना चाहते। और हमारे घर में, हम एक घर में रहते हुए भी अलगाव फील करते हैं। ये वही पैटर्न है, ये वही शुरुआत है जो हमारे जीवन में अलगाव का, जो हमारे जीवन में एक टूटन का बीज होता है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही हो रहा है तो आज ही से सावधान होने की जरूरत है। आप देखिए कि आपके जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी कौन सी चीजें आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे समझने की आवश्यकता है। और ध्यान रखिए कि अपने हिस्से के डिसीजन खुद लेने की आदत डालिए। आपके अनुभव अलग हैं, आपकी इच्छाएं अलग हैं, तो आपके डिसीजन भी आप ही लेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के माध्यम से राय लेकर डिसीजन ले रहे हैं
तो आप सोचिए कि कितने परसेंट एक्यूरेसी होगी कि वो डिसीजन आपके साथ अलाइंड हो, क्योंकि उसका अनुभव अलग है, उसकी इच्छाएं अलग है, उसका दुनिया को देखने का व्यू पॉइंट अलग है। बस यहाँ पर समझदारी दिखाने की आपको जरूरत है, और जब आप इस क्राइटेरिया में समझदारी दिखाएंगे तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। अब हम बात करते हैं उन उपायों की, जिन उपायों के माध्यम से अगर आप कार्मिक बंधन या कार्मिक ऋण या कार्मिक संबंधों से जूझ रहे हैं तो उसे कैसे पहचाने और कैसे उससे बाहर निकला जाए। सबसे पहले तो आप एक डायरी बनाइए और उसमें नोट कीजिए कि ऐसे कौन से पैटर्न थे, ऐसा कौन सा सच था, ऐसा कौन सा डर था, ऐसा कौन सा डिसीजन था, ऐसा कौन सा रिश्ता था जो सेम था आपके दादा परदादा पिता और आपके जीवन में रिपीट हुआ है। नोट कीजिए। नोट करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है, और जब आप जड़ पर काम करेंगे तभी वो प्रॉब्लम जाएगी। ध्यान रखिए कि ये जो तरीका है ये बेस पर काम करता है, इस पर कोई ज्योतिषी आके आपको राय नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम की जड़ नहीं पता चली, क्योंकि ना आप अपने पिता की दादा परदादा की कुंडली दे पाएंगे उनको जिससे वो पता लगा पाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जब आपको समस्या का पता होगा तब आपके जीवन में अगर कोई योग्य ज्योतिषी होगा तो वो आपको जरूर बताएगा, वरना आपको वो ऐसे ही डराता रहेगा, कभी कार्मिक बंधन के नाम पर, कभी पितृ दोष के नाम पर, कभी काल सर्प दोष के माध्यम से, और आप डरते रहेंगे, उपाय करते रहेंगे, पैसा बर्बाद करते रहेंगे और आप कहेंगे कि ज्योतिषी गलत है। कभी कभी गलत ज्योतिषी नहीं आप होते हैं, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, आप कश्मकश में डूबे हुए हैं। आपको सवाल क्या करना है आप सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। आपकी समस्या कुछ है, आप पूछ कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। यही तो कंफ्यूजन है। ध्यान रखिए और इससे बचने की कोशिश कीजिए। दूसरे उपाय में आप अपने घर के जीवित व्यक्तियों के साथ संबंध स्थापित कीजिए, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशन बनाइए, कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको वो बातें पता चलेंगी अपने घर परिवार की जो अब तक एक रहस्य बनी हुई थी, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कहां पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको दोबारा सही तरीके से लिखा जाना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्लटर को दूर करने का काम करती हैं, हमारे मानसिक विकार को दूर करती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे जीवन में एक तरीके की चीजें हो रही होती हैं, जब हम बहुत मेहनत करते हैं और चीजें होती नहीं है, हम हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बीमार हो जाता है। हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारा भाग्य कमजोर है, जबकि कमजोरी तो कहीं और छुपी हुई है। तीसरा उपाय क्या है? अगर आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक स्थिरता को समझते हैं, तब आपको अपने घर के ब्रह्म स्थान पर एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए और कम से कम 21 दिन बैठकर चिंतन करना चाहिए। आंखें बंद कीजिए और कम से कम आधा घंटा 33 मिनट तक बैठने की कोशिश कीजिए। अपने पूर्वजों को याद कीजिए, अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, पता कीजिए कि क्या आपके पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा थी। उस इच्छाओं के बारे में सोचिए। आप ये देखेंगे कि आपके जीवन में धीरे धीरे कुछ एनर्जीज अलाइन हो रही हैं और ये आपकी हेल्प करती नजर आएंगी। अब वो कार्मिक बंधन, कार्मिक ऋण चाहे आपके साथ हो या उनका हो, ये कहीं ना कहीं आपके परिवार को तोड़ेगा जरूर। इस टूटन से बचने का ये एकमात्र उपाय। चौथा उपाय, आप देखिए कि आपके घर में अगर कोई कार्मिक ऋण है, कोई पैटर्न हो रहा है, उसको नोट डाउन कीजिए और आप ये लिखिए एक डायरी में, एक पेज पे, कि आपने अपने परिवार में, अपने किसी मित्रगण से ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सीखने को मिली है, फिर वो चाहे सही तरीके से हो या गलत तरीके से, सुख मिलके हो या दुख मिलके, आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आया, उसके प्रति कृतज्ञता दिखाइए। जब तक आप उसके लिए थैंकफुल नहीं होंगे तब तक चीजें आपके जीवन में ठीक नहीं होंगी, क्योंकि थैंकफुल होना हमें फ्लेक्सिबल बनाता है मेंटली, और यही फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है अपने ऋण को चुकाने के लिए। आप देखिए कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में ऋण आ जाता है, धन से रिलेटेड ऋण,
और उनके पास धन होता है, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती है चुकाने की। वो इसीलिए नहीं होती है क्योंकि वो जीवन में किसी के लिए थैंकफुल नहीं है। आप सोचिए कि लोग धन का ऋण नहीं चुकाना चाहते हैं, फिर तो ये कर्मों का ऋण है, कार्मिक ऋण है, कौन चुकाएगा? आज के समय में जिसको बोल दो कि उसके जीवन में कार्मिक ऋण है, वो कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे अगला जन्म में क्या होगा मेरे साथ में, ये जन्म ठीक जाने दो। इस जन्म में चाहे जैसे साम दाम दंड भेद करके उसके पास धन आ जाए, भाई का हिस्सा हड़प करके आ जाए, चाहे किसी को मार कर आ जाए, मगर धन आना चाहिए। मान सम्मान मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिद के वशीभूत होकर जीवन यापन कर रहे हैं, जो वो चाहते हैं वो उसे मिल जाए एट एनी कॉस्ट। लेकिन क्या ये सही है? क्या उससे आपके जीवन में पीस और हार्मनी आएगी? जवाब मिलेगा नहीं। तो जो आप चाह रहे हैं वो आपको पीस और हार्मनी के साथ मिले वो अच्छा है, या फिर पीस और हार्मनी के साथ ना मिले वो अच्छा है? अब यहाँ पर भी अगर आपका जीवन में थैंकफुल आप रहते होंगे, चीजों की समझ होगी, लॉजिकल थिंकिंग करते होंगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ, हार्मनी और पीस के साथ मिले। और जो नहीं इस चीज को एक्सपीरियंस किए होंगे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाली होते गए हैं इन सारी चीजों से, वो कहेंगे एट एनी कॉस्ट उन्हें मिले। लेकिन उनको मिलने के बाद फिर वो यही चाहेंगे कि काश वो दिन वापस आ जाए जब उनके पास ये धन नहीं था, ये यश नहीं था। क्यों? क्योंकि आज के समय में वो चैन से दो पल बैठ नहीं पा रहे हैं, उनको सुकून नहीं है, उनको नींद नहीं है। उनके घर में अन्न तो है, लेकिन उस अन्न को सेवन करने लायक वो शरीर नहीं है। वो सब कुछ टूटता है हमारे जीवन में जो हमारे लिए एक वरदान था। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो उपाय मैंने बताए हैं ये सरल हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि ये आपके लिए कठिन साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये सरल उपाय बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। और ये वो उपाय हैं जिन्हें अगर आप करेंगे, इसके लिए किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, अगर ये उपाय आप सही तरीके से करेंगे तो आप एक्सपीरियंस महसूस करेंगे, आपके जीवन में चेंज आप फील करेंगे। और जब ये चीजें होने लगे तब आप आइएगा मेरे पास में, मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें क्यों, कब और कैसे हुई और कैसे खत्म होंगी। फिलहाल अभी वक्त है आपका इन सब चीजों को अनुभव करने का। अब हम बताएंगे कि आपको कौन सी चीज ऐसी है जो नहीं करनी है। हर एक पैटर्न को कार्मिक ऋण या कार्मिक संबंध का नाम नहीं देना चाहिए। हर एक कठिन व्यक्ति जो आपके जीवन में एक चुनौती बनकर आया है, उसको कभी ग्रहों से नहीं जोड़ना चाहिए ब्लाइंडली कि वो ग्रहों की वजह से हो रहा है, या वो भी कार्मिक ऋण है, या उसको किसी पाप के साथ जोड़ना। आपके जीवन में अगर सक्सेस नहीं आ रहे हैं, आपके जीवन में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका दोष ग्रहों को, अपने आसपास के लोगों को देना बंद कीजिए। हो सकता है आप में ही कोई कमी हो। ध्यान रखिए कि आपको सुपरस्टिशियस नहीं होना है, चीजों को समझिए। हर एक चीज को अगर आप प्लैनेट के साथ जोड़ेंगे, हर एक चीज को अगर आप कार्मिक ऋण या संबंध के साथ जोड़ेंगे, तो ये भी गलत है। तो क्या कार्मिक ऋण और प्लैनेट और कुंडली और ज्योतिष होता नहीं है? बिल्कुल होता है। लेकिन आपके जीवन में एक प्रॉब्लम के आने के रास्ते 6 हैं, 10 हैं, 20 हैं। पता लगाइए कि वो किस रास्ते से आई है। जिस रास्ते से आई है, उपाय भी उसी रास्ते में, उसी से रिलेटेड करना होगा। अब आपके जीवन में अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, कुड बी पॉसिबल कि सही फेवरेबल दशा नहीं चल रही हो, कुड बी पॉसिबल कोई पितृदोष हो, कुल देवी देवता रुष्ट हो, कोई ऋण हो, कार्मिक ऋण कुछ भी हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, ठीक है, पाप पत्री योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये समझने की आवश्यकता है। अगर आप सोशल मीडिया में, यूट्यूब के माध्यम से या किसी ब्लॉग या नोट्स के माध्यम से कुछ देख लेते हैं, उससे आप कनेक्ट कर जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में भी यही सेम प्रॉब्लम है, वजह यही होगी, तो आप गलत है। आप एनालाइज कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, ना ही आपको चिंता करनी है कि हर एक चीज का जवाब आपको लास्ट बर्थ से मिलेगा। नहीं, आपको समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे का एक रीजन है। क्या जो वो रीजन है वो सही है? कार्मिक ऋण के माध्यम से वो रीजन क्रिएट हुआ है, या कुंडली के माध्यम से, या दशा महादशा के माध्यम से,
किसके माध्यम से, ये एनालाइज कीजिए। अगर आप किसी ज्योतिष को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं तो पहले कीजिए, फिर उसके हिसाब से उपाय कीजिए। और एक और जरूरी बात, हर एक उपाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता है। कभी कभी हम कुछ ऐसे उपाय कर देते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम घटने की जगह बढ़ जाती है और हम भगवान से हमारा विश्वास उठ जाता है, भगवान के ऊपर हमारी आस्था कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। जरा सोचिए कि भगवान को क्या मिलेगा आपकी ना सुनकर। उनके आगे तो बड़े बड़े राक्षस परास्त हुए हैं, बड़े बड़े राक्षसों ने घुटने टेके हैं। क्या आप अपनी तुलना उन बड़े राक्षसों से भी ज्यादा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर सल्यूट है आपकी सोच को। लेकिन समझने वाली बात है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं। आपके ही दिमाग में क्लटर है, आप ही चीजों को जज नहीं कर पा रहे हैं, आप ही अपने जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आप ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उस सॉल्यूशन के माध्यम से फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि आपका डायरेक्शन गलत है, क्योंकि आपको सही मार्गदर्शक नहीं मिला है, क्योंकि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आपके हाथ में मोह और लालच लग चुका है और उसके वशीभूत होकर आप 4 कदम चलना तो चाहते हैं, लेकिन वो मोह और लालच आपको डाइवर्ट कर देता है, आप गोल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ध्यान रखिए कि ये सारी चीजें आपको भ्रमित करने के लिए हैं। अपने जीवन के इस भ्रम से बाहर आइए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी कार्मिक ऋण, कार्मिक संबंध है, वो एक अधूरा अध्याय है जिसे आपको पूरा करना होगा। वो अधूरा अध्याय अधूरी समझ हो सकता है, अधूरे संस्कार हो सकते हैं, अधूरा समय हो सकता है, अधूरा धन हो सकता है, अधूरे अनुभव हो सकते हैं, अधूरा प्रेम हो सकता है, अधूरा रिश्ता हो सकता है। देखिए कि ये अधूरे अध्याय आपके जीवन में आपकी कितनी पीढ़ियों से रिपीट हो रहा है। अगर जवाब मिल जाए तो आप थैंकफुल होइएगा इस वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो किसी चमत्कार से कम नहीं है और आपके जीवन में एक नई आशा की किरण जगाने के लिए पर्याप्त है। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है और आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इस आध्यात्मिक स्तर में पढ़कर कि आपके जीवन में ऐसे कौन से वो पैटर्न हैं जो वाकई कार्मिक ऋण या कार्मिक संबंध की कहानी कह रहे हैं, या फिर बात कुछ और है, आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है या कोई गलत डिसीजन की निशानी है। अब वो डिसीजन आपका है या आपके परिवार में रह रहे किसी व्यक्ति का है, या हो सकता है वो व्यक्ति अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता। बात बस साधारण सी है, इस चैप्टर का अंत करना है या इसको रीराइट करना है, अब आपके हाथ। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।